नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे मित्रों का। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपके साथ में शेयर की जाएगी। 500 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके साथ में शेयर किए जाएंगे। साइंस के ये क्वेश्चन होंगे, काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए ये बन जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, रक्त होता है यानी ब्लड के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। और याद रखना, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड वाला पार्ट होता है, यहां से एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं। यानी टॉप अगर टॉपिक की मैं बात करता हूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो कि बायोलॉजी के अंदर होता है। ओके, हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, रक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है संयोजी उत्तक, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे एक उपकलित उत्तक, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी देखो, संयोजी उत्तक को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं और उपकला उत्तक को बोला जाता है यहाँ पे एपिथेलियम उत्तक। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। यानी कि ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का भाग होता है। प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखना, हम रक्त के लिए जब बात करते हैं ना, तो वो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है। ये तो बात हो गई, कनेक्टिव टिश्यू का भाग होगा। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी जब बात करेगा ना कि भाई ये रक्त होता क्या है, तो इसे बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक। एक तो वर्ड आपको ऑप्शन में मिलने वाला है यहाँ पे, तरल संयोजी उत्तक। सेकंड आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सरल संयोजी उत्तक। तो जब तरल आ जाए या फिर सरल आ जाए, दोनों ही किसके भाग होते हैं? दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू के भाग होते हैं, संयोजी उत्तक के भाग होते हैं। अब चाहे ऑप्शन ये दे दे, चाहे ये दे दे, या फिर डायरेक्टली आपको संयोजी उत्तक दे दे, राइट आंसर क्या चला जाएगा यहाँ पे? संयोजी उत्तक का भाग होता है रक्त। क्लियर? आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक, यहाँ पे ये संयोजी उत्तक है, उत्तक नहीं है? नहीं है के लिए पूछा है। नहीं है वाले क्वेश्चंस को काफी केयरफुली पढ़ना चाहिए, है ना। स्लिम मिस्टेक यहीं से बन जाती है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे अस्थि, ऑप्शन नंबर बी है उपास्थि, और ऑप्शन नंबर सी ये है यहाँ पे रक्त, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे कंकाली पेशी। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? देखो, यहाँ पे संयोजी उत्तक नहीं पूछा है कि कौन सा नहीं है, और जिस भी प्यारे मित्र का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है ना, वो क्यों? देखो, कनेक्टिव टिश्यू की जब बात करेगा ना, तो एक तो होता है यहां पे तरल संयोजी उत्तक, जिसका आंसर क्या आ जाता है? ब्लड, यानी रक्त की बात हो गई। दूसरा होता है यहां पे हार्ड या डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसका भाग होता है अस्थियां। ठीक है, तो यहां पे अस्थि और उपास्थि ये दोनों भाग तो आ जाते हैं किसके? संयोजी उत्तक के। और रक्त के लिए मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया, वो भी क्या होता है? संयोजी उत्तक का भाग होता है। राइट आंसर क्या चला जाएगा यहाँ पे? कंकाली पेशी। प्यारे दोस्तों, जो कंकाली शब्द से आप ये मत समझ लेना कि ये अस्थियां है, नहीं, आगे भी देखना। पेशी, ये पेशीय उत्तक का भाग होता है। तो संयोजी उत्तक का भाग नहीं है, बल्कि कंकाली पेशी पेशीय उत्तक का भाग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, रक्तोत्पत्ति कहां होती है? ऑप्शन नंबर ए है फेफड़ों में, ऑप्शन बी है अग्नाशय, और ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे जिगर, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे अस्थि मज्जा। यानी रक्तोत्पत्ति की बात कर रहा है, यानी रक्त की उत्पत्ति कहां होती है, कौन से अंग में होती है? तो राइट आंसर क्या चला जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अस्थि मज्जा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो, ये जो अस्थि मज्जा है ना, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। भाई देखो, यहां पे रक्त की उत्पत्ति बोल दे, यहां पे आरबीसी बोल दे, यहां पे डब्ल्यूबीसी बोल दे, या फिर यहां पे प्लेटलेट्स बोल दे, सभी की रक्तोत्पत्ति कहां से होगी? रेड बोन मैरो से होगी, याद रखना। ठीक है, अभी बात करेंगे भाई ये अस्थि मज्जा होता कहां पे है, अस्थि मज्जा हमारे शरीर में होता कहां पे है। तो देखो, इस स्ट्रक्चर को जानो, ये क्या है? हमारी अस्थि हो गई। ठीक है, इस अस्थि के जो शीर्ष भाग के अंदर यहां पे क्या पाया जाता है? रेड बोन मैरो, जिसे क्या कहते हैं? आरबीएम, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। इसी के द्वारा उत्पत्ति होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका, ये रक्त के भाग होते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कहां से होगी? लाल अस्थि मज्जा से होने वाली है, ये याद रखना। रक्त की उत्पत्ति करने वाले अंगों को बोला जाता है हीमेटोपोइटिक ऑर्गन, ये भी याद रखना, हीमेटोपोइटिक ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? गजब का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 5 से 6 लीटर, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे 3 से 4 लीटर, और ऑप्शन सी है यहाँ पे 6 से 10 लीटर, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 10 से 12 लीटर। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? जब सामान्य वयस्क व्यक्ति की बात करेगा तो राइट आंसर 5 से 6 लीटर चला जाएगा। क्या? 5 से 6 लीटर। ठीक है, यहां पे तो लीटर के अंदर बात कर रहा है,
यदि ये पूछ लिया जाए कि हमारे कुल भार का रक्त एक वयस्क व्यक्ति के अंदर कितना होता है, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, 7 से 8% होता है हमारे कुल भार का। ठीक है, तो याद रखना 5 से 6 लीटर और 7 से 8% हमारे कुल भार का होता है रक्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? यह भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफी गजब का सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार रिपीट होता रहता है। क्या पूछा है? रक्त की पीएच पूछा है कि भाई रक्त की पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 7.4, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे 7.9, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे 6.7 और ऑप्शन नंबर डी है 8.1। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? रक्त की पीएच की बात करेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट चला जाएगा, यानी 7.4, 7.4 रक्त की पीएच हो जाती है। ठीक है, ये याद रखना, इंपोर्टेंट बन जाता है। यहां पे देखो पीएच की जब बात आती है कि भाई पीएच होता क्या है, सामान्य सी एडिशनल जानकारी यहां पे ले लो। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि यहां पे हाइड्रोजन की जो पावर होती है, जो क्षमता होती है, उसके बारे में जब बात करेंगे तो उसे क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। क्लियर? और रक्त की पीएच कितनी होती है? 7.4 होती है। ओके, आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चंस देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम 500 से अधिक क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, 500 क्वेश्चन का प्रहार वाली ये क्लास चलेगी और हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, क्यों आया, इसके पीछे का रीजन क्या है, और साथ में एडिशनल जानकारी भी देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। क्वेश्चन 6 है हमारा, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त के अंदर पूछा है कि कितनी होती है। भाई एक सामान्य व्यक्ति है जिसके अंदर क्या पूछा है? 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की अमाउंट पूछा है, मात्रा पूछा है। तो ऑप्शन ए है 11.5 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 12.5 ग्राम, और ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे 13.5 ग्राम, और ऑप्शन नंबर डी है 14.5 ग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? मैंने बताया था ना, ये इतने सारे क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, रिपीट होते रहते हैं। यही वो क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। रक्त की पीएच क्या होगी, रक्त की उत्पत्ति कहां से होगी, और रक्त में हीमोग्लोबिन कितना होगा, रक्त का कार्य होगा, इस कोशिका का कार्य क्या होगा, उस कोशिका का कार्य क्या होगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पूछा है। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर क्या चला जाएगा? 14.5 ग्राम। ध्यान देना, क्वेश्चन में एक वयस्क पुरुष की बात कर रहे हैं। पॉइंट बी नोटेड योर ऑनर, क्या नोट करना है? पुरुष की बात कर रहा है। अब यहां पे देखो, पुरुष को इस प्रकार के साइन के द्वारा दर्शाया जाता है। पुरुष की जब बात करेगा तो यहां पे आरबीसी की या फिर मैं बोलूं हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी हो जाती है? 14 से 15 ग्राम हो जाती है प्रति 100 ml ब्लड के अंदर। क्लियर? जब मादा की बात करेगा, देखो मादा को इस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, ठीक है। जब मादा की यहां पे बात करेगा तो उनमें कितनी होती है? 12 से लेकर के 14 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। ठीक है, अब चाहे क्वेश्चन यहां पे पुरुष के लिए पूछे चाहे यहां पे मादा के लिए पूछे, गलत जवाब नहीं करके आना है। मैंने दोनों को बता दिया, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा, जो कि रक्त का एक घटक है, एक खाली स्थान, यानी कि ये जो प्लाज्मा के बारे में पूछ रहा है कि भाई रक्त का घटक तो है लेकिन है क्या? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है द्रव, ऑप्शन नंबर बी यहां पे दे रखा है उत्तक, और ऑप्शन नंबर सी यहां पे दे रखा है कोशिका, और ऑप्शन नंबर डी है मांसपेशी। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? भाई प्लाज्मा के बारे में पूछा है कि रक्त का घटक तो है लेकिन है क्या? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, द्रव है। अब देखो भाई ब्लड को, मैंने इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझो, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं और देख लो आपके सामने क्वेश्चन भी बन रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा मैं समझाता हूं कि फंडा क्या है। भाई देखो ब्लड जो होता है ना, दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक तो इसका आ जाता है प्लाज्मा भाग, और दूसरा इसका भाग आ जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसे बोलते हैं संगठित पदार्थ। बोले सर ठीक है, हमें बात समझ में आ गई। ब्लड के दो भाग होते हैं, एक तो इसमें प्लाज्मा होता है और दूसरा इसके अंदर संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ वही संगठित पदार्थ है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कोशिकाएं होती है। वो कौन सा आ गया? संगठित पदार्थ। क्लियर? यहां पे प्लाज्मा की जब मैं बात करता हूं तो प्लाज्मा क्या होता है? द्रव रूप में पाया जाता है। प्यारे दोस्तों द्रव रूप में इसके अंदर है ना 90% तक जल पाया जाता है। कितना? 90% तक जल पाया जाता है, यानी ये द्रव अवस्था में होगा। क्लियर? आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना,
प्लाज्मा में जल का प्रतिशत। देखो अभी जस्ट बताया हूं और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे 60%, ऑप्शन नंबर बी है 70%, और ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे 80%, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 90%। तो प्यारे दोस्तों बताओ, देखिए जल्दी से इसका, हाँ स्वयं को जवाब देना है भाई। ये प्रैक्टिस, ये टेस्ट सीरीज और क्यों चलाई जा रही है, ताकि आपका यहाँ पे ये पता चल सके कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट है या नहीं है, यस और नो। तो चलो जल्दी से जवाब दो इसका कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत भाग होता है। तो राइट आंसर इज 90%। अभी मैंने बताया है 90% तक जल पाया जाता है, बाकी का 10% के अंदर पाया जाता है अन्य पदार्थ। प्यारे दोस्तों अन्य पदार्थ के अंदर आपको पता है क्या, सबसे ज्यादा जो पदार्थ पाया जाता है वो होता है प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन सबसे ज्यादा पाई जाती है। कितनी, लगभग 6% भाग, इस 10% में से लगभग 6% भाग प्रोटीन पाई जाती है। और एक क्वेश्चन और थोड़ा सा अच्छा पूछा जाता है कि प्रोटीन में से भी सबसे ज्यादा प्लाज्मा के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो वो कौन सी प्रोटीन होगी, एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन, यस और नो, बोलो बात समझ में आ गई क्या, ये याद रखना, ठीक है। बाकी के इसमें आयन आ जाते हैं, हार्मोन आ जाते हैं, पचित भोजन आ जाता है, अपचित भोजन आ जाता है, और इस जो प्लाज्मा भाग होता है उसको हल्का पीला बनाने के लिए एक वर्णक आ जाता है जिसे यूरोबिलिनोजन वर्णक कहा जाता है। बात समझ में आ गई, यूरोबिलिनोजन वर्णक की वजह से ये हल्का पीला द्रव होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, लाल रक्त कोशिका का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। गजब का क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज की है क्वेश्चन ने। अरे भाई रक्त की उत्पत्ति बोल दे, आरबीसी बोल दे, डब्ल्यूबीसी बोल दे, प्लेटलेट्स बोल दे, है तो रक्त के भाग ही ना, तो कहां से आरबीसी कोशिका का रक्त का निर्माण कहां पे होता है। ऑप्शन नंबर ए है लीवर, ऑप्शन नंबर बी है हृदय, और ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे अस्थि मज्जा, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे गुर्दा। प्यारे दोस्तों एक यहां पे इंपॉर्टेंट सी बात, राइट आंसर मुझे पता है आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा, अस्थि मज्जा चला जाएगा, बोन मेरो, मुझे पता है आप सही जवाब दोगे, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, लीवर कोई नहीं करके आएगा। देखो जब नवजात होता है ना, भ्रूण अवस्था की मैं बात करता हूं, एम्ब्रियो की, तो उस दौरान ये ब्लड का निर्माण करेगा लीवर, लेकिन वो कब करेगा, जब भ्रूण अवस्था की, यहां पे लिखा हुआ नहीं है ना भ्रूण अवस्था के बारे में, तो लीवर यहां पे राइट आंसर नहीं जाएगा, याद रखना। ये वयस्क अवस्था के अंदर जो लीवर होता है ना, वो भक्षकाण्विक प्रकार का हो जाता है, यानी रक्त कोशिकाओं को खाने का कार्य, ऐसे मान के चलो नष्ट करने का कार्य ये करेगा, ठीक है। तो यहां पे यकृत केवल भ्रूण अवस्था होगा तो सही होगा, अब जब भ्रूण अवस्था की बात नहीं करेगा तो लाल अस्थि मज्जा यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। अरे यस और नो प्यारे मित्रों, इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, मनुष्य की लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल, आरबीसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, का जीवन काल कितना होता है, बोलो कितना सिंपल और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है 120 डेज, और ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे 150 डेज, और ऑप्शन नंबर सी है 180 डेज, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 190 डेज, 190 दिन। बताओ देखें, यहां पे आरबीसी का जीवन काल पूछा है, तो डब्ल्यूबीसी का भी पूछ सकता है ना, प्लेटलेट्स का भी पूछ सकता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सभी की हम बात करेंगे, फिलहाल यहां पे बात करते हैं आरबीसी की, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन होते हैं यहां पे आरबीसी का जीवन काल। बोले सर ठीक है, हमने मान लिया कि 120 दिन होते हैं और आरबीसी खत्म हो गई, ये बता दो आरबीसी खत्म होने के बाद में गई कहां। अरे प्यारे दोस्तों, आरबीसी का जैसे ही जीवन काल 120 दिन कंप्लीट हो जाता है, वो कब्रिस्तान में चली जाती है, बिल्कुल एक इंसान की तरह, है ना। मरने के बाद में कहां पे चले जाते हैं, ग्रेवयार्ड में चले जाते हैं, कब्रिस्तान में चले जाते हैं। और आरबीसी का कब्रिस्तान क्या कहलाता है, स्प्लीन कहलाता है। क्या कहते हैं इसे, स्प्लीन, या क्या कहा जाता है, प्लीहा। प्लीहा को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या, इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, एडिशनल बात है, याद रख लेना। आरबीसी का जीवन काल जैसे कंप्लीट हो जाता है, वो अपने कब्रिस्तान, स्प्लीन या प्लीहा के अंदर चला जाता है। बोले सर एक बात और बता दो, मैंने पूछा क्या बता दो, सर ये बता दो कि स्प्लीन हमारे शरीर में कहां पाया जाता है, तो याद रखना प्यारे मित्रों, आमाशय के पास में पाया जाता है, ओके, आमाशय के पास में हमारा स्प्लीन पाया जाता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन और इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपको समझ में आई होगी। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में। इसी प्रकार डेली हम 20 से 30 क्वेश्चन या 10-20 क्वेश्चन देखने वाले हैं और इससे एडिशनल जानकारियां भी लेने वाले हैं। साथ में देखेंगे कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहो, व्यस्त रहो, मोटिवेट रहो। थैंक यू सो मच।